साथियों नमस्ते, स्वागत अभिनंदन आप सभी का मैया पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे। साथियों, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा जिसका आयोजन है वो 17 जनवरी से किया जाएगा साथियों, और उसी को मद्देनजर रखते हुए शैक्षिक परिदृश्य है उससे संबंधित क्लासें हैं वो आपको दी जा रही है। 2 क्लासें हैं वो अपन पढ़ चुके हैं पहले, और आज ये तीसरी क्लास रहेगी जिसके अंतर्गत शैक्षणिक परिदृश्य है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। सभी का स्वागत अभिनंदन, गुड इवनिंग। एक बार मुझे थम्स अप से बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो प्रॉपर क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। साथियों, बेहतरीन प्रश्न और उन प्रश्नों की बेहतरीन व्याख्या है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक बार इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लाइक शेयर है वो जरूर कीजिएगा, ठीक है। थम्स अप से बता दीजिए मुझे ऑडियो वीडियो प्रॉपर क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार मुझे क्लास 2 अपने कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 3 है, और इसके बाद में एक बड़ी क्लास है वो मैराथन में संडे को अरेंज करूंगा जिसके अंतर्गत अपने कंप्लीट शैक्षणिक परिदृश्य वाला पार्ट है वो पूरा हो जाएगा आपके, ठीक है। लगभग 10 प्रश्न है, यानी कि 20 अंक का वेटेज है वो आपके इस पार्ट का रहता है। कितने अंक है? लगभग 20 अंक का वेटेज है वो इस पार्ट का रहता है, ठीक है। पहला प्रश्न आपके लिए देखिएगा, मुदालियर आयोग है जिसे अपन माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, और इस आयोग का गठन है वो कब किया गया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं और इसी को अपन मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं। इसका गठन है वो कब किया गया था बताइएगा। इसका गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका गठन है वो 1952 के अंदर किया गया था। मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं और इसी को अपन माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, जिसका गठन है वो कब किया गया था? तो इसका गठन है वो 1952 के अंदर किया गया था। ध्यान रखिएगा, मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग है, इसी की सिफारिश के तहत सामाजिक अध्ययन है उस विषय को विशेष महत्व है वो प्रदान किया गया था। किस विषय को? सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन की मैं बात करता हूं जिसे अपन एसएसटी के नाम से भी जानते हैं, और इस विषय को काफी महत्व है वो भारतीय शिक्षा पद्धति के अंतर्गत प्रदान किया गया था। देखिए, मुदालियर आयोग की मैं बात करता हूं तो 1952 में इसका गठन हुआ था और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए इसका गठन हुआ था। उसके बाद बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं तो 4 दिसंबर 1957 को इसका गठन कहां पे हुआ था? तो इसका गठन है वो जयपुर के अंदर किया गया था, जिसे अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। और 1 जनवरी 1961 को इसका मुख्यालय है वो कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? 1 जनवरी 1961 को इसका मुख्यालय वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो कहां से संचालित हो रहा है? तो अजमेर से संचालित हो रहा है, ठीक है। जबकि सीबीएसई की बात करते हैं तो ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जिसकी शुरुआत 1952 के अंदर की गई थी। और उसी प्रकार मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं। एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का गठन है वो कब किया गया था? तो 1961 के अंदर एनसीईआरटी का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय है वो कहां पर है? दिल्ली के अंदर। एनसीईआरटी का मुख्यालय दिल्ली में है। एनसीटी, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। एनसीटी जिसे अपन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नाम से जानते हैं, नेशनल टीचर काउंसिल के नाम से भी आप इसको संबोधित कर सकते हो। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल के नाम से अपन जानते हैं। इसकी स्थापना है वो कब की गई थी? दिल्ली के अंदर ये संचालित है। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। जी बिल्कुल, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे, जिसे अपन मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं। मनीष कुमार जी, वेरी गुड। एनसीटी की स्थापना है वो दिल्ली के अंदर की गई थी, और कब की गई थी? तो एनसीटी की स्थापना है वो दिल्ली के अंदर की गई थी 17 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना है वो कहां पर की जाती है? तो 17 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना है वो कहां की गई थी? दिल्ली के अंदर की गई थी, जिसे अपन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। तो 1995 में इसका सही उत्तर रहेगा। 17 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना की जाती है दिल्ली के अंदर। वैधानिक दर्जा भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, इस शब्द को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। एनसीटी भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 को दिल्ली के अंदर की गई थी। इसकी स्थापना एक एक्ट लिया गया था जिसे अपन एनसीटी अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना होती है, जिसका उद्देश्य क्या है? अध्यापक शिक्षा का नियोजित और समन्वित विकास करना। अध्यापक शिक्षा का नियोजित और समन्वित विकास करने के लिए एनसीटी की स्थापना होती है। शिक्षक शिक्षा के लिए मानदंड और मानकों का विनियमन कौन करता है? तो एनसीटी करता है। ध्यान रखिएगा, शिक्षक शिक्षा के लिए, ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता के उचित रख रखाव को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है वो एनसीटी की होती है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आरटी अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और कौन से कथन असत्य?
आरटी अधिनियम 2009 के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं और अपने को असत्य कथन है या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। सही कथन का अपने को चुनाव करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मैं बात करता हूं तो ये अधिनियम 6 से 14 वर्ष, पहली चीज तो ये क्लियर कर लो कि कितने आयु वर्ग को कवर करता है, तो 6 से 14 वर्ष करता है। जबकि जो CWSN कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा साथियों, यहां पे अगर CWSN कैटेगरी की मैं बात करता हूं तो CWS कैटेगरी के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष आएगा। कितना आएगा? 6 से 18 वर्ष। उसके बाद में यह अधिनियम स्कूलों में बुनियादी ढांचे और शिक्षक छात्र अनुपात के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करता है। शिक्षक छात्र अनुपात है वो स्कूलों में नामांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह अधिनियम किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न पर रोक लगाता है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। यह अधिनियम मदरसों और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं पर भी लागू होता है? नहीं होता। मदरसे और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं पर आरटी अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। यानी कि 3 तो सही है, 1, 2 और 3 सही है और 4 नंबर ऑप्शन गलत है। तो यहां 1, 2 और 3 क्या हो जाएंगे साथियों? सही हो जाएंगे। ठीक है, और कोई आपका प्रश्न हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो। चले सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ आरटी अधिनियम की कुछ धाराएं दे रखी है। अगर वर्तमान में बात करता हूं तो मूलतः कितनी धाराएं थी इसके अंदर? मूलतः तो इसके अंदर 38 धाराएं थी, लेकिन वर्तमान के अंदर इसके अंदर कितनी धाराएं हैं? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 39 धाराएं। वर्तमान में कितनी धाराएं? 39 धाराएं आरटी अधिनियम के अंदर। धारा 12 का संबंध किससे? धारा 16 का संबंध, जिसके अंदर संशोधन भी हो चुका है साथियों। धारा 17 और धारा 21 का संबंध है वो किससे? ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर है वो कई बार सीधे से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धारा 12 का संबंध किससे, अगर सीधा सा आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि निजी विद्यालयों के अंदर जो 25% सीटें हैं वो बच्चों के लिए आरक्षित की जाती है, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25% सीटें हैं वो निजी शिक्षण संस्थान के अंदर रिजर्व रहती है। ठीक है, तो ये किस धारा के अंदर प्रावधान किया गया? तो धारा 25 के अंदर ये प्रावधान है। धारा 25 के अंदर 25% निजी स्कूलों के अंदर सीटें हैं वो रिजर्व रहेगी। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। उसके बाद में धारा 16 की मैं बात करता हूं तो धारा 16 का संबंध किससे है? नो डिटेंशन पॉलिसी से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद धारा 17 है वो किस पर प्रतिबंध लगाती है? तो शारीरिक दंड पर रोक लगाती है कि बच्चों को आप शारीरिक दंड नहीं दे सकते। जबकि धारा 21 है वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन से संबंधित है। धारा 21 का संबंध किससे? तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन से संबंधित है आपके धारा 21। तो अब ये सम्मिलित हो जाएगा, एक के अंदर 2 आना चाहिए, एक के अंदर 2 केवल एक के अंदर आ रहा है तो फिर आगे बढ़ने की अपने को जरूरत नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए उत्तर आया है तेजाराम जी गोरा का, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। 1988 में डाइट की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है। लाइट हाउस के नाम से इनको जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक जिले के अंदर एक डाइट केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा जो 2009 के अंदर प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? 2009 के अंदर। उसका लक्ष्य माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना था, ये इसका लक्ष्य था। लेकिन वर्तमान में रमसा है उसको मर्ज कर दिया गया। रमसा को किसमें मर्ज कर दिया गया? कि रमसा को मर्ज कर दिया गया समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान है जिसकी शुरुआत है वो 2018 से मानते हैं। कब शुरुआत हो रही है? 2018 से। और इसमें 3 पूर्ववर्ती योजनाओं को शामिल कर लिया गया। एक तो सर्व शिक्षा अभियान, एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और एक शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन। इन तीनों को मिलाकर के कौन सा अभियान प्रारंभ कर दिया गया? तो समग्र शिक्षा अभियान है वो प्रारंभ कर दिया गया। तो 1 तो सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। के कस्तूरीरंगन समिति का संबंध है वो नई शिक्षा नीति 2020 से रहा है, बिल्कुल सही है। नीप 2020 है, उसके कर्ता धर्ता है वो कौन थे? के कस्तूरीरंगन थे। इसका मतलब चारों ऑप्शन है वो साथियों वो क्या है? सही है। यानी कि 1, 2, 3 और 4 है वो चारों क्या है? यहां पे सही है। चारों ऑप्शन सही है आपका। इसी प्रकार के प्रश्न है वो आपके सामने रहेंगे 17 जनवरी और 18 जनवरी को जब आप अपना पेपर दोगे, क्योंकि जहां तक अभी जो वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है, प्रश्न है वो काफी कंसेप्ट बेसिस प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मनोविज्ञान रहा हो, चाहे शैक्षिक परिदृश्य रहा हो, या फिर मैं कह सकता हूं आपके शैक्षिक रीति विज्ञान की मैं बात करता हूं। तो यहां जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी प्रकार के प्रश्न है वो आपके सामने रहेंगे। ठीक है।
कथन एक, भारत 135वां देश था जिसने आरटी एक्ट लागू किया। भारत 135वां देश था जिसने आरटी एक्ट लागू किया। राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 29 मार्च 2011 को राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी अधिसूचना है वो जारी की गई। अब पूछा यह गया है कि कौन से कथन सही है। भारत 135वां देश था जिसने आरटी एक्ट 2009 को लागू कर दिया था, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है वो प्रदान करनी होगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 29 मार्च 2011, जिसे अपन आरटी नियमावली राजस्थान के नाम से भी जानते हैं, इसको अधिसूचित किया गया था। तो 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों कथन क्या है साथियों, यहां पे सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम प्रारंभ किया था। क्या यह बात सही है क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जिसके तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो प्रारंभ किया गया, क्या यह कथन सही है क्या? कि बिल्कुल कथन ये सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं हैं वो प्रदान करना। अच्छी तरीके से याद रखना इस चीज को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो प्रारंभ किया गया था। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है भैया प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध करवाना। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू किया गया था। दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों सही है। और ए है वो बी का सही स्पष्टीकरण है। कितने साथियों का सही उत्तर आया है जी? आंसर भी दे दो भाई, उत्तर भी आने चाहिए ना। बेहतरीन प्रश्न है ये, ठीक है। और जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वहां निश्चित रूप से आपको इनका बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। और अभी तक किसी ने लाइक शेयर नहीं किया तो वो कर दो भाई, संख्या है वो बढ़नी चाहिए आपकी। बच्चों का अधिकार निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन लागू हुआ था? कि सर इतना इजी सवाल भी आएगा? कि आएगा भैया, 1-2 सवाल दो, क्योंकि आरटी अधिनियम देखो रहा, आरटी नियमावली भी दे रखी है और आरटी अधिनियम दे रखा है। तो एक आध प्रश्न तो बहुत इजी आएगा जो सबको आना चाहिए, जो सबको आना चाहिए। अब पूछा कि कब लागू हुआ? कि सर 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था। कब लागू कर दिया गया? 1 अप्रैल 2010 को बच्चों का अधिकार निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 है वो लागू कर दिया गया था 1 अप्रैल 2010 को। और कहां लागू नहीं हुआ था? जम्मू कश्मीर में उस समय लागू नहीं हुआ था। देखिएगा, सबसे पहले 20 जुलाई 2009, 20 जुलाई 2009 को क्या हुआ था कि 20 जुलाई 2009 को इस अधिनियम को राज्यसभा ने पारित कर दिया था सबसे पहले। उसके बाद में 4 अगस्त 2009 को लोकसभा ने पारित कर दिया। तो ये तारीखें आपको याद रखनी है, ये चारों तारीखें याद रखनी पड़ेगी। राज्यसभा ने कब पारित किया था? कि सर राज्यसभा के अंदर इस अधिनियम को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था राज्यसभा के अंदर? शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मैं बात करता हूं तो 20 जुलाई 2009 को इसे राज्यसभा ने पारित कर दिया। लोकसभा जो 4 अगस्त 2009 को पारित कर रही, 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति जी के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। और 27 अगस्त 2009 को गजट नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाता है। गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही वो लागू मान लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में 1 अप्रैल 2010 है जिससे डेट को संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर उस समय इसमें लागू नहीं किया गया था, हालांकि बाद में लागू कर दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है वो अब इसको प्रदान कर दिया गया था। यह एक चीज और याद रखनी है कि 2009 के मूल अधिनियम में कितने अध्याय थे? तो 7 थे। और कितनी धाराएं थी? 38 थी। मुझे याद है विगत एग्जाम जो 2022 में हुआ था उस समय भी मैंने शैक्षिक परिदृश्य पढ़ाया था। उस समय भी मैंने ये बताया था कि इसमें 39 धाराएं हैं वर्तमान। तो बहुत सारे साथी जो एप्लीकेशन से जुड़े हुए थे उन्होंने कहा कि सर हमने तो 38 ही पढ़ी है। फिर उनको प्रूफ सहित प्रमाण दिया कि भैया वर्तमान में कितनी धाराएं हैं? तो वर्तमान में कितनी धाराएं हैं? 39 धाराएं। और अनुसूची कितनी है? 1 अध्याय वो कि वही है, बस एक धारा है वो बढ़ गई है इसमें। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो 6 से 14 को करता है साहब, 6 से 14 वर्ष। और मैंने कहा था कि विशेष आवश्यकता वाले बालक अगर पूछ ले तो विशेष आवश्यकता के अंतर्गत क्या करके आओगे? 6 से 18 वर्ष। विशेष आवश्यकता में क्या करके आओगे? 6 से 18 वर्ष। जी ये क्लास भी कृष्ण कुमार जी वैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है, शैक्षिक परिदृश्य है अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर स्कूल मैनेजमेंट में, ठीक है। आरटी 2009 अध्याय कौन सा है? अध्याय 2।
धारा कौन सी है कि धारा 3 है। इसमें क्या उल्लेख किया हुआ है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कोई बालक ऐसे शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसे प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोकता है। यानी कि 6 से 14 आयु वर्ग की शिक्षा प्राप्त करने हेतु आप बालक से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ले सकते हो। सरकारी विद्यालय में कोई शुल्क नहीं होता है। धारा याद रखना, अध्याय याद रखना, अध्याय 2 और धारा 3। मैया पाठशाला टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। QR कोड स्कैन करके भी आप तुरंत मैया पाठशाला टेलीग्राम चैनल है वहां पहुंच जाओगे। महत्वपूर्ण क्लासों की PDF आपको मैया पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी साथियों। इस क्लास की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप स्कैन करके तुरंत जुड़ जाइए। प्राथमिक स्तर पर RT अधिनियम 2009 के द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात अच्छी तरीके से याद रखना अपने को। छात्र शिक्षक अनुपात है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्राथमिक स्तर पर RT अधिनियम 2009 के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात है वो कितना निर्धारित किया गया कि सर 30:1 निर्धारित कर दिया गया। कितना निर्धारित किया गया कि 30:1 है, वो RT अधिनियम 2009 के अंदर निर्धारित कर दिया गया है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक है वो नियुक्त किया जाएगा। ऐसा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर नामांकन के आधार पर यह अनुपात है वो बढ़ता जाएगा। प्राथमिक स्तर की मैं बात करता हूं तो 1ली से 5वीं तक जो अनुपात रहेगा वो कितना रहेगा 30:1। अब यहां पूछा क्या गया था, प्राथमिक स्तर पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पूछा गया था ना कि उच्च प्राथमिक। अगर आपसे उच्च प्राथमिक स्तर पूछा जाता तब आप यहां चेंज कर देते कि सर उच्च प्राथमिक स्तर पे कितना होगा कि 35:1 रहेगा। और प्राथमिक स्तर का मतलब ये होगा कि 1ली से 5वीं तक, और 1ली से 5वीं तक 30 बच्चों पे एक गुरुजी है वो नियुक्त किए जाएंगे। उसके बाद में उच्च प्राथमिक 6 से 8 है जहां 35:1 रहेगा, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कीजिएगा। और माध्यमिक स्तर 30:1 रहेगा। दिव्यांग बच्चे, इस लाइन को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष शिक्षक है वो नियुक्त किए जाते हैं। तो यहां जो अनुपात है वो 1ली से 5वीं तक 10:1 रहेगा। यानी कि 10 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो वहां एक विशेष शिक्षक को नियुक्त किया जाएगा। और 6ठी से 8वीं तक की बात करें तो वहां जो अनुपात रहेगा वो 15:1 रहेगा। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। 1ली से 5वीं तक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या अगर 10 है तो एक विशेष शिक्षक नियुक्त होंगे। और 6ठी से 8वीं तक बात करें तो बच्चों की संख्या अगर 15 है तो एक विशेष शिक्षक है वो नियुक्त किया जाएगा। यानी कि 6ठी से 8वीं तक अनुपात रहेगा वो 15:1 और 1ली से 5वीं तक 10:1। RT की धारा 14 है वो क्या सुनिश्चित करती है? RT अधिनियम की, जी नमस्ते पूनम जी, सभी का स्वागत, अभिनंदन, गुड इवनिंग। RT अधिनियम है और उसकी धारा 14 है वो क्या सुनिश्चित करती है? धारा 14 है वो क्या सुनिश्चित करती है कि सर 39 धाराएं हैं कैसे याद करें? अब करनी पड़ेगी भैया, कुछ धाराएं तो अच्छी तरीके से याद रखो। धारा 12 है, 14 है, 16 है, 17 है, 21 है, 23 है, ये 27 है। ये कुछ धाराएं तो अच्छी तरीके से याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इनसे विगत एग्जाम में भी प्रश्न पूछा है। धारा 14 कह रही है कि किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते हो आप। वैसे वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है, वर्तमान में तो ये बताया गया कि अगर किसी बालक ने 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तो उस बालक को कहां प्रवेश देना है अपने को कि कक्षा 1 के अंदर उसको प्रवेश देना है, कक्षा 1 में उसको प्रवेश देना है। लेकिन अगर किसी बालक की आयु 6 वर्ष है या 7 वर्ष है, ऐसा कोई प्रमाण आपके पास में उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? क्या उसको प्रवेश नहीं दोगे? नहीं, प्रवेश देना पड़ेगा। धारा 14 ये कह रही है कि किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से आप इनकार नहीं कर सकते हो। यही बात कौन सी कह रही है? धारा 14 कह रही है। तो अच्छा प्रश्न, इंपोर्टेंट कीजिएगा इसको। RT 2009 का अध्याय 4 और उसकी धारा 14 ये कहती है कि प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे आयु प्रमाण पत्र से मुक्ति मिलेगी और किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण किसी विद्यालय में प्रवेश से आप इनकार नहीं कर सकते। RT में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अहर्ताएं और सेवा शर्तें है वो अपने को कहां मिलती है? तो मैंने कहा था अभी आपको कि धारा 14 है, 12 है, 16 है, 17 है, 21 है, 23 है, ये अच्छी तरीके से याद रखना। RT अधिनियम की धारा 23
में शिक्षक नियुक्त होने के लिए आवश्यक जो योग्यताएं हैं, जो अहर्ताएं हैं, वो निर्धारित की गई है धारा 23 के अंदर। और इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो एनसीटी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ये जो नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं, अहर्ताएं और सेवा शर्तें हैं, सेवा शर्तों का निर्धारण तो राज्य सरकार करेगी, संबंधित सरकार के द्वारा किया जाता है। और ये जो योग्यताएं और अहर्ताएं हैं, इनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? एनसीटी के द्वारा किया जाता है। और एनसीटी कहां से संचालित हो रहा है? कि सर ये दिल्ली से संचालित हो रहा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। ये एक सांविधिक निकाय है, ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है कि ये क्या है? एक सांविधिक निकाय है। जी पूनम जी 39 ही है, धाराएं 39 है। 2019 में जो संशोधित है उसके हिसाब से धाराएं कितनी है? 39 है आरटी अधिनियम में। आरटी 2009 का अध्याय 4 विद्यालय व शिक्षक के दायित्व, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि आरटी अधिनियम का अध्याय 3 किससे संबंधित है, अध्याय 5 किससे संबंधित है, अध्याय 4 किससे संबंधित है? ध्यान रखना। तो अध्याय 4 कह रहा है कि विद्यालय और शिक्षक के दायित्व, और इसके अंतर्गत धारा 23 की मैं बात करता हूं तो धारा 23 के अंदर शिक्षक की योग्यता का उल्लेख है, उसके वेतन, पद, सेवा उल्लेख है। जहां शिक्षण प्रशिक्षण संस्था नहीं है या संसाधन कम है तो वहां केंद्र सरकार नियमानुसार न्यूनतम अहर्ता में 4 वर्ष की छूट भी दे सकती है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2017 में एक संशोधन किया गया जो 21 जुलाई को लोकसभा में पारित हुआ और 1 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ। यह प्रावधान कह रहा है कि 31 मार्च 2015 तक नियुक्त शिक्षक जो न्यूनतम अहर्ता प्राप्त नहीं रखते लेकिन उनको नियुक्त कर दिया गया शिक्षक के रूप में, तो फिर उन लोगों को 4 वर्ष के अंदर अंदर न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता वो अर्जित करनी पड़ेगी। और इसमें जो खर्च आएगा उसको सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा 60-40 के अनुपात में वहन किया जाएगा। यह प्रावधान भी सरकार ने कर दिया। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवस और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? पूछा क्या गया आपसे? आरटी अधिनियम 2009 और आरटी अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक कक्षाएं यानी कि पहली से 5वीं तक के जो कक्षाएं हैं, पहली से 5वीं तक की कक्षाएं हैं, उसमें न्यूनतम पहली से 5वीं हेतु कार्य दिवस कितने और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या है वो कितनी है? तो अगर पहली से 5वीं तक पूछ रहा है कि सर 200 कार्य दिवस और 800 घंटे, 200 कार्य दिवस और 800 घंटे, ठीक है, ये अपने को अच्छी तरीके से याद रखना है। धारा 25 इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। इससे संबंधित अनुसूची के मुख्य बिंदुओं की मैं बात करता हूं तो न्यूनतम कार्य दिवस और शिक्षण घंटे वो निर्धारित किए गए कि पहली से 5वीं तक के लिए 200 का वर्किंग डे रहेंगे और न्यूनतम जो शिक्षण घंटे हैं वो 800 निर्धारित कर दिए गए। 200 वर्किंग डे और उसमें 800 घंटे शिक्षण होना चाहिए। उच्च प्राथमिक की बात करते हैं तो वहां वर्किंग डे की संख्या है वो 220 है और जो न्यूनतम शिक्षण घंटे वो निर्धारित कर रखे 1000 घंटे, ठीक है। दोनों के अनुपात पूछे गए विगत एग्जाम में, याद रखना। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 और 9, धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है? आरटी अधिनियम की धारा 8 और 9 कह रही है कि विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री यानी कि उनको पाठ्य पुस्तकें वगैरह है, सीखने के लिए जो भी चीजें चाहिए, चाहे वो गतिविधि आधारित शिक्षण हो या पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण हो, ये सामग्री उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? कि साहब ये जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल पहली से 12वीं तक के बच्चों को शिक्षण हेतु शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाता है, निःशुल्क उपलब्ध करवाता है। इसका मतलब ये जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की। और ऐसा कहां लिखा हुआ है? कि साहब आरटी अधिनियम की धारा 8 और 9 के अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? राज्य सरकार की रहेगी, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय, डी उत्तर कहीं से दिया भाई? जितेश गौतम डी उत्तर आया है, पहले वाले में भी दिया था, वेरी गुड सर। वर्तमान में हाँ ठीक है। आरटी 2009 के अध्याय 3 की धारा 8 जिसमें समुचित सरकार के दायित्व दे रखे हैं। सवाल आएगा समुचित सरकार का दायित्व किस अध्याय के अंदर है? तो अध्याय 3 के अंदर है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को आप निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराओगे और इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और उसका पूरा करना, यानी कि बच्चा एडमिशन ले और एडमिशन लेने के साथ साथ में वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करे,
यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की। ठीक है, धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी। एक क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा कि इतने किलोमीटर में प्राथमिक होना चाहिए, इतने किलोमीटर में उच्च प्राथमिक और इतने किलोमीटर में उच्च माध्यमिक। और यह भी सुनिश्चित करेगी कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभान्वित समूह के बालकों के प्रति पक्षपात नहीं किया जाए। किसी भी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और उसको पूरा है उसको निवारित करना यह जरूरी है। यानी कि 6 से 14 वर्ष की शिक्षा है वो अनिवार्य रूप से बच्चा पूर्ण करे, निर्बाध रूप से पूर्ण करे, और इस हेतु आवश्यक जो भी संसाधन है वो उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कि किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? मैंने अभी कहा था आपको पीछे कि यहां से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करते हैं और इस अधिनियम में शिक्षकों के दायित्वों की बात चल रही है। विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व है वो अपने को किस अध्याय के अंदर मिलेंगे? तो वो अध्याय कौन सा है जिसमें विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व है? और विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व है वो अध्याय 4 के अंदर है। अध्याय 4 के अंदर विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व मिलेंगे। वरिष्ठ अध्यापक SST रीट में फ्री हो जाओ, 18 जनवरी को SST वाले फ्री हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, फर्स्ट ग्रेड वालों को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। जो साथी सेकंड ग्रेड SST से तैयारी करना चाहता है तो वो इस थ्योरी बैच के साथ जुड़ सकता है। नाम मात्र के शुल्क में ये कोर्स है वो मैया पाठशाला एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, और ये कोटा अगर बचा हुआ है तो यहां आपको टेस्ट सीरीज भी निःशुल्क मिल जाएगी। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? बताओ देखिए कमेंट करके। जो यशपाल कमेटी थी, प्रोफेसर यशपाल कमेटी के नाम से जिसे अपन जानते हैं, जिनका शीर्षक था कि शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। यशपाल समिति है जिसने NCA 2005 है वो तैयार किया था, और इसकी टैगलाइन थी शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। यानी कि बच्चों का जो बैग का वजन है वो कम करना है, ज्यादा लोड नहीं देना। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें भी प्रावधान कर दिया गया है, और अभी आ रहा है हमारे न्यूज आ रही है कि बच्चों को साल में 2 बार पाठ्य पुस्तकें देनी होगी। तो इसमें मूलतः कितने सदस्य थे? आपके उत्तर का वेट करूंगा मैं। जितेश जी का बी उत्तर आया है, ये बालकृष्ण जी उत्तर दे रहे हैं डी, 10 थे क्या? प्रश्न संख्या 16 के उत्तर का वेट करूंगा मैं, आपका उत्तर आना चाहिए। यशपाल समिति में कुल कितने सदस्य थे बताइएगा। बालकिशन जी ने उत्तर दिया कि सर डी। ध्यान रखिएगा, यशपाल कमेटी में कितने सदस्य थे? 38 सदस्य थे। कितने? 38। यशपाल समिति जिसने NCA 2005 डिजाइन किया था, नेशनल कैरिकुलर फ्रेमवर्क के नाम से भी जानते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, क्योंकि वर्तमान में ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसको वापस किस मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया कि शिक्षा मंत्रालय के अंदर इसको परिवर्तित कर दिया गया। मार्च अब शिक्षा मंत्रालय 2004 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें 38 सदस्य शामिल थे, जिसमें विभिन्न शिक्षाविद थे, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ थे, सरकारी संगठन NGO के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इसका उद्देश्य मुख्य कार्य था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना, जिसे अपन NCA 2005 के नाम से जानते हैं। ठीक है, ताकि शिक्षा को रटने की प्रणाली से मुक्त करके बच्चों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित किया जा सके। इसका मूल मंत्र था शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन। प्रोफेसर यशपाल ने 1993 में भी एक रिपोर्ट दी थी जिसका शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ के, और 2005 के समिति ने इसी विचार को आगे बढ़ाया और स्कूल बैग के बोझ के साथ साथ मानसिक बोझ यानी कि रटने के दबाव को कम करने हेतु सुझाव है वो इस कमेटी के द्वारा दिए गए। तो ये 3 चीजें अपने को अच्छी तरीके से याद रखना है कि इस कमेटी में कुल सदस्य कितने थे? 18, ये 38 सदस्य थे। और इसकी जो टैगलाइन रही थी वो क्या थी? शिक्षा बिना बोझ के। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तैयार करना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। कैपिटेशन शुल्क है वो आप नहीं ले सकते। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिन प्रारंभिक शिक्षा पर लागू हो रहा है वहां कोई विद्यालय किसी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क नहीं ले सकता, और अगर कोई विद्यालय लेता है तो फिर दंड का प्रावधान है। फिर किसका प्रावधान है? दंड का प्रावधान है। और वो दंड कितना दिया जाएगा
लिए गए कैपिटल शुल्क का 30 गुना, ना इतना नहीं लेंगे, 50 गुना भी नहीं लेंगे, कितना लेंगे 10 गुना। जितना कैपिटेशन शुल्क आपने लिया है उसका 10 गुना आपको क्या देना पड़ेगा, अर्थदंड है वो देना पड़ेगा। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 संशोधित के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन है वो किस आधार पर किया गया। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 जो संशोधित होता है और उसमें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद उसका गठन किया गया, राज्य सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया। अब पूछा क्या गया है कि ये कितने सदस्यों से मिलकर के बढ़ेगी, तो एक अध्यक्ष और 14 सदस्य रहेंगे। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है उसमें एक तो रहेगा अध्यक्ष और 14 क्या रहेंगे सदस्य। ध्यान रखिएगा ये अध्यक्ष कौन रहेगा, तो ये भारत का शिक्षा मंत्री रहेगा। भारत का शिक्षा मंत्री है वो इस राष्ट्रीय सलाहकार समिति है उसका अध्यक्ष रहेगा। उसी प्रकार जो राज्य सलाहकार समिति है उसकी मैं बात करता हूं, तो राज्य सलाहकार समिति का गठन है वो धारा 34 में और राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन है वो धारा 33 में। सदस्य कितने रहेंगे 15, यानी कि एक अध्यक्ष और 14 सदस्य रहेंगे। और अध्यक्ष कौन रहेगा कि शिक्षा मंत्री भारत सरकार ये इसका अध्यक्ष रहेगा। राज्य सलाहकार परिषद इसमें भी 15 सदस्य रहेंगे, एक अध्यक्ष और 14 सदस्य। अध्यक्ष कौन रहेगा, राज्य का शिक्षा मंत्री रहेगा। कार्यकाल कितना रहेगा कि 2 वर्ष तक ये कमेटी कार्य करेगी। इसके साथ में शर्तें क्या जोड़ी कि 1/3 सदस्य जो 15 है उसके 1/3 सदस्य यानी कि 14 सदस्य आ रहे हैं वो महिला होने चाहिए और 9 व्यक्ति वो ST SC अल्पसंख्यक वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग के होने चाहिए और बाकी शिक्षाविद है वो इसमें शामिल रहने चाहिए। 3 माह के अंतराल में इसकी बैठक है वो हो जानी चाहिए। ऐसा प्रावधान भी किया हुआ कि 3 माह के अंदर अंदर राज्य सलाहकार परिषद, शिक्षा सलाहकार परिषद या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है उसकी बैठक का आयोजन हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा कंटेंट है ये। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के निम्नलिखित अध्यायों को उनके नाम से सम्मिलित करो। छाप लेना इस प्रश्न को। एक तरफ अध्याय दे रखे हैं, कुल अध्याय कितने के सर 7 अध्याय, 7 अध्याय है, एक अनुसूची है उसके अंदर 39 धाराएं हैं। अब यहां दे दिया अध्यायों के नाम और इनका क्रम दे दिया और अपने को इनको क्या करना है सम्मिलित करना है। तो बताओ देखिए सम्मिलित करके एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। सम्मिलित करके बताइएगा। डी उत्तर दिया है और जितेश जी है जिन्होंने डी उत्तर दिया है। बाकी साथी भी आंसर दीजिएगा। अब तो उत्तर आने चाहिए रे धड़ाधड़। देखो विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व कहां मिलेंगे, तो अध्याय 3 के अंदर। अध्याय 3 के अंदर विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व मिलेंगे। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य कहां मिलेंगे, अध्याय 2 के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है। बालकों के अधिकार यानी कि जिसे आप बाल संरक्षण अधिनियम की मैं बात करता हूं तो वो अपने को कहां मिलेगा कि सर ये मिलेगा अध्याय कहां मिलेगा, ये मिलेगा अपने को कहां अध्याय 5 में। कहां अध्याय 5 के अंदर। ठीक है। और उस अच्छा अध्याय 6 के अंदर रहेगा ये। हाँ 6 के अंदर है, सॉरी अध्याय 6 के अंदर। और बाकी प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है और उसको समय पे पूर्ण करना है। ये जानकारी अपने को कहां मिलेगी, तो ये जानकारी मिलेगी अपने को अध्याय 4 के अंदर, सॉरी अध्याय 5 के अंदर मिल जाएगी। ठीक है। हाँ डी के अंदर 4 सही है। एक के अंदर 2 आना चाहिए, एक के अंदर 2 यहां आ रहा तो इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। एक के अंदर 2 आना चाहिए, गड़बड़ हो रहा है भैया, वापस देखिए एक बार। विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व है वो 4 के अंदर है ना, 4 के अंदर है। और उसके बाद में समुचित सरकार है, उसके प्राधिकार और माता पिता के कर्तव्य है वो अपने को कहाँ मिल जाएंगे, तो वो 3 में मिल जाएंगे। बाल संरक्षण है वो अपने को कहाँ मिलेगा, तो बाल संरक्षण है वो 6 के अंदर मिल जाएगा। और उसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा को पाठ्यक्रम है उसको समय पे पूर्ण करना है, तो ये कहाँ मिलेगा अपने को, तो ये मिलेगा साहब अध्याय 5 के अंदर। अध्याय 5 के अंदर तो एक के अंदर 3 आना चाहिए, एक में 3 केवल इसमें आ रहा है, डी सही उत्तर रहेगा इसका। ठीक है।
आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 25 का संबंध किससे? क्या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन से? कि नहीं है साहब, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन है वो धारा 33 के अंदर है। विद्यालय विकास योजना से संबंधित है, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति से संबंधित है, या छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है? बताइएगा किससे संबंधित है? आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 25 का संबंध है वो किससे है? तो छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। छात्र शिक्षक अनुपात से। मैया पाठशाला व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास की पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी, महत्वपूर्ण अपडेट। आरटीए अधिनियम 2009 की कौन सी धारा ये कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वे आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराएगी। यानी कि माता पिता के कर्तव्य है वो आरटीए अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंदर अपने को मिलते हैं कि वो अपने बच्चों को अपने आसपास के विद्यालय के अंदर प्रवेश करवाएंगे। कंपलसरी ये उनका दायित्व है ताकि वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सके। तो ये कहां मिलेगा अपने को? धारा 10 के अंदर ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है ये तो, ठीक है। कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है उसका प्रावधान किया गया है। अपने संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो ये प्रावधान करता है? कि सर अनुच्छेद 21 के अंदर लिखा हुआ है। अनुच्छेद 21 के अंदर ये जानकारी है वो अपने को मिलेगी। 1 दिसंबर 2002 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो जोड़ा गया, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान का भाग 3 जिसके अंदर मूल अधिकार अपने को मिलते हैं और मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के नया जोड़ा गया जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का मूल अधिकार है वो प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा भाग 4 है जो मूल कर्तव्यों से संबंधित है और उस मूल कर्तव्यों के अंतर्गत मूल कर्तव्य कहां मिलते हैं? तो भाग 4 के अनुच्छेद 51 के अंदर मिलते हैं और उसमें जो पहले 10 मूल कर्तव्य थे उसमें 11वां मूल कर्तव्य है वो ये जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कंपलसरी आप शिक्षा प्रदान करोगे, ये आपका मूल कर्तव्य है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? समुचित सरकार का मतलब यहां है कि राज्य सरकार। आरटीए अधिनियम 2009 के अंतर्गत कौन सा कर्तव्य है जो समुचित सरकार का नहीं है? ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसका पूरा करने की सुनिश्चितता, यह समुचित सरकार का दायित्व है। शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाना, क्या यह समुचित सरकार का दायित्व है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना, क्या यह समुचित सरकार का दायित्व है? नहीं है भैया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है ये विकसित करने की जिम्मेदारी है वो किसकी रहेगी? तो ये तो एनसीईआरटी की जिम्मेदारी है। ये किसकी जिम्मेदारी है? एनसीईआरटी की जिम्मेदारी है, समुचित सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आस पड़ोस के विद्यालयों आस पड़ोस के अंदर यानी कि बच्चों के नजदीकी विद्यालय है वो उपलब्ध करवाना ये समुचित सरकार की जिम्मेदारी है ताकि वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सके। तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है, 3 गलत है यहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करने की जिम्मेदारी है वो किसकी रहेगी? तो एनसीईआरटी की रहेगी। ये कर्तव्य सीधे तौर पर समुचित सरकार का नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी जैसे राष्ट्रीय अकादमिक प्राधिकरण का कार्य है। आरटीए अधिनियम की धारा 29(1) के अनुसार शैक्षणिक प्राधिकरण केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक पाठ्यचर्या और एक मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करेगा। केंद्र सरकार एनसीईआरटी को इस कार्य के लिए अधिसूचित करेगी। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ है वो विकसित करेगा। कहां लिखा हुआ है? कि धारा 29(1) के अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये समुचित सरकार यानी कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है पाठ्यचर्या विकसित करने की। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 ये निम्नलिखित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 के द्वारा संशोधित किया गया? आरटीए अधिनियम 2009 और आरटीए अधिनियम 2009 के किस भाग को, भाग तो नहीं कह सकते यहां अपन धारा कह सकते हैं। ये जो भाग शब्द लिखा हुआ है ना, भाग शब्द की जगह आप क्या पढ़ोगे? धारा पढ़ना है। भाग की जगह क्या पढ़ना है? धारा। कि कौन सी धारा को संशोधित किया गया? कि सर 2009 के अंदर ये अधिनियम पारित हुआ था तो धारा 16 के अंदर ये प्रावधान था कि पहली से 8वीं तक के टाबरों को आप फेल नहीं करोगे।
पहली से 8वीं तक के बच्चों को आप फेल नहीं करोगे, लेकिन समस्याएं खड़ी हो गई थी। तो फिर क्या 2019 में संशोधन हुआ, और संशोधन में क्या प्रावधान किया गया कि भैया पहली से 5वीं तक के बच्चों की आप कंपलसरी एग्जाम लोगे। आज भी पहली से ये 5वीं वाले और 8वीं वाले बच्चों का एग्जाम हो रहा है, बोर्ड परीक्षाएं होती है। अगर वो बच्चा एक बार में फेल हो रहा है तो फिर आप उसको उत्तीर्ण करने का मौका दो। फिर दूसरी बार भी अगर वो उत्तीर्ण नहीं हो रहा है तो फिर राज्य सरकार है वो उस बच्चे को उस क्लास के अंदर रोक सकती है, उस बच्चे को उस क्लास के अंदर रोक सकती है। ऐसा संशोधन किया गया था धारा 16 के अंदर। धारा 16 के अंदर आरटी एक्ट 2009 की धारा 16 में वर्ष 2019 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, और यह संशोधन मुख्य रूप से नो डिटेंशन पॉलिसी से संबंधित था, जिसे पहले अधिनियम में लागू किया गया था। मतलब 2019 का संशोधन यह कह रहा है आपको कि नो डिटेंशन पॉलिसी के कुछ नकारात्मक प्रभाव सामने आए, और यह देखा गया कि कुछ बच्चों में सीखने के स्तर में काफी गिरावट आ गई थी कि 5वीं भाई 8वीं तक फेल ही नहीं होंगे। फेल नहीं होंगे तो फिर कहां टेंशन है, पढ़े नहीं पढ़े, सीखे नहीं सीखे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो फिर सरकार ने 10 साल बाद में इस चीज का एहसास हुआ कि यार ये तो गलत है। तो फिर क्या किया, सरकार ने कहा यार इसमें थोड़ा संशोधन करते हैं। धारा 16 के अंदर संशोधन किया। 10 जनवरी 2019 को इस संशोधन को राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी, और 1 मार्च 2019 से यह प्रभावी हो गया। अब यहां जो प्रावधान है, इन प्रावधानों को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। धारा 16 एक कह रही है कि संशोधन के बाद यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा के बच्चों कि नियमित रूप से आप क्या लोगे, परीक्षा लोगे। यह प्रावधान तो 16(1) के अंदर कर दिया गया। धारा 16(2) कह रही है कि यदि कोई बच्चा इन परीक्षाओं में यानी कि 5वीं और 8वीं में असफल हो जाता है तो उसे अतिरिक्त शिक्षण दिया जाए, और इसके बाद उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा देने का एक अवसर भी दिया जाएगा। फिर यह धारा 16(3) क्या कह रही है, यह कह रही है कि बच्चा पुनः परीक्षा में भी अगर असफल हो जाता है तो संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार प्रदेश को यह अधिकार दिया गया है कि वे उस बच्चे को उसी कक्षा में रोकने का निर्णय ले सकती है कि दोबारा मौका दे दिया पढ़ा पढ़ू करके, अब भी पास नहीं हो रहा है कि ठीक है बेटा अब तो 5वीं में यहीं रहे या 8वीं में वापस रहे। धारा 16(4) कह रही है कि किसी बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं करोगे आप। अगर वो फेल हो रहा है तो उसको पढ़ाओ, आप विद्यालय से निष्कासित नहीं करोगे। आरटी 2009 में वर्ष 2024 में और संशोधन कर दिया गया और नो डिटेंशन नीति को समाप्त कर दिया गया, और अब नया प्रावधान लागू कर दिया गया कि 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण करना जोड़ दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित है, तैयारी सहित 45 शिक्षण घंटे। अच्छा, शिक्षण घंटे 45 नहीं है, ये तैयारी सहित कितने, 45 घंटे। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों के पद है वो रिक्त नहीं रहने चाहिए। इसमें तो लिखा हुआ है कि साहब 10% से ज्यादा पद है वो रिक्त नहीं रहने चाहिए, नियम तो यही कहता है। ठीक है, धारा 26 कह रही है जिसमें शिक्षकों की रिक्तियों को भरने की जिम्मेदारी है। धारा 26 कह रही है इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। 10% की सीमा निर्धारित कर दी है कि इस धारा के अनुसार किसी सरकारी या सहायता प्राप्त विद्यालय में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद जो सैंक्शन पोस्ट है, उन सैंक्शन पोस्ट का 10% से अधिक पद है वो रिक्त नहीं रहने चाहिए। ठीक है, और राज्य सरकार के द्वारा यह प्रयास भी किया जा रहा है लगातार कि इस अधिनियम को लागू किया गया है तो ये 10% वाला फॉर्मूला है उसको भी अप्लाई किया जाए। लगातार शिक्षक भर्तियां देख रहे हैं अपने साथियों पिछले 3 सालों के अंदर। ठीक है, हालांकि कुछ जगह इश्यूज ये आ रहा है कि डीपीसी वगैरह ये प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पाई है, कोर्ट इश्यूज है जिसकी वजह से पदों की संख्या है वो कम देखने को मिल रही है। लेकिन कोई नहीं, अगली वैकेंसी बड़ी हो जाएगी। बैक टू बैक एग्जाम हो रहे हैं ना, अभी तो मई में फर्स्ट ग्रेड हो रहा है, उसके बाद जुलाई में सेकंड ग्रेड हो रहा है, तब तक वापस आ जाएगी आपके रीट। सेकंड ग्रेड एसएसटी का कंप्लीट एमसीक्यू बैच है, कोई साथी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। ठीक है, कंप्लीट ऑटो सब्जेक्ट का एमसीक्यू बैच है एसएसटी वाले साथियों के लिए। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है, उन बच्चों को आरटी अधिनियम 2009 के अंदर किस नाम से परिभाषित किया गया है कि साहब उनको परिभाषित किया गया है असुविधाग्रस्त समूह या वंचित समूह शीर्षक से इनको परिभाषित किया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े। राजस्थान सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था सत्र 2022-23 के लिए।
और उसमें इन्होंने कहा कि असुविधाग्रस्त समूह के अंतर्गत निम्न श्रेणी के बालकों को रखेंगे। एक तो अनुसूचित जाति वर्ग यानी कि जो एससी वर्ग से आते हैं, इसके अलावा जो अनाथ बालक है उनको, इसके अलावा जो एसटी जाति से आते हैं, एसटी वर्ग से आते हैं सॉरी, इसके अलावा युद्ध विधवा, युद्ध के अंदर किसी सैनिक है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनके बच्चे हैं वो भी असुविधाग्रस्त समूह के अंतर्गत आएंगे। निःशक्त बालक आएंगे, बीपीएल परिवार के बच्चे आएंगे, पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के वे बालक भी इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, एचआईवी और कैंसर से पीड़ित बालक या एचआईवी और कैंसर से प्रभावित माता पिता या संरक्षक के बालक है वो भी किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? असुविधाग्रस्त समूह के अंतर्गत आएंगे। कमजोर वर्ग, कमजोर वर्ग के बालकों से क्या तात्पर्य है बताओ देखिए, कमजोर वर्ग के बालकों से क्या तात्पर्य है? जय सर, सेकंड ग्रेड में वर्ल्ड ज्योग्राफी कौन कराते हैं ऐप पर? जी, बेहतरीन शिक्षकों की टीम है, जो 2-2 शिक्षकों की क्लासें हैं वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। 4 सब्जेक्ट तो मैं पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पे आप जो एग्जाम हुआ था अभी विगत एग्जाम है उस समय मैंने क्लास भी ली थी, प्रमाण सहित आपको बताया भी था, आप देख लीजिएगा पहले एक बार, संतुष्ट हो जाइएगा और फिर कोर्स के साथ जुड़िएगा। ठीक है। कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम हो, ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग से आते हो, या ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं यानी कि बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत, या ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। यानी कि कमजोर वर्ग के अंतर्गत है वो किस वर्ग को शामिल किया गया? कमजोर वर्ग के अंतर्गत, बताइएगा। राज्य सरकार के द्वारा अभिभावकों यानी कि बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय है, यानी कि अभी पीछे अपन ने पढ़ा था कि 2.5 लाख रुपए वार्षिक आय से कम है तो फिर वो किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? कमजोर वर्ग के अंतर्गत आएगा। ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित 2.5 लाख रुपए या उससे कम वार्षिक आय की सीमा में आते हैं वो दुर्बल वर्ग के बालकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? आरटी अधिनियम में कंपलसरी शब्द दे रखा है, अनिवार्य शब्द है, उस अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। क्या यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है? उचित सरकारें, बिल्कुल यहां शब्द देखिएगा, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। यहां उचित सरकार के अंतर्गत केंद्र सरकार भी आएगी, राज्य सरकार भी आएगी और स्थानीय सरकारें भी आएगी। कि उचित सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि प्रारंभिक शिक्षा जिसकी आयु निर्धारित है 6 से 14 वर्ष, इस एज के अंदर बच्चा विद्यालय में उसका कंपलसरी एडमिशन हो, उसके साथ साथ में वो लगातार विद्यालय में उपस्थित हो और अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो पूर्ण करके जाए। तो ये जिम्मेदारी होगी उचित सरकारों की और अनिवार्य शब्द का अर्थ यही है। स्कूल स्तर पर कार्य अनुभव को अनिवार्य क्रियाकलाप बनाने को किस दस्तावेज में कहा गया? अच्छा प्रश्न है। कार्य अनुभव एक विषय के रूप में चलता है, कार्य अनुभव चलता है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा चलता है, ठीक है, और कला शिक्षा भी चलता है। कि विद्यालय स्तर पर कार्य अनुभव है उसको एक अनिवार्य क्रियाकलाप बनाने की सिफारिश है, वो किस आयोग के द्वारा की गई? क्या कोठारी आयोग ने कहा, क्या राममूर्ति कमेटी ने कहा, या यशपाल कमेटी ने कहा, या एनसीएफ 2005? तो ध्यान रखिएगा, कोठारी आयोग। कौन सा आयोग? कोठारी आयोग। और इस आयोग ने कहा कि कंपलसरी रूप से विद्यालय स्तर पर आप बच्चों को क्या पढ़ाएं? कार्य अनुभव की शिक्षा है वो प्रदान करें, कार्य अनुभव है, क्रियाकलाप है वो बच्चों को करवाएं। कोठारी आयोग का गठन 1964 से 66 में रहा था। अध्यक्ष कौन थे? तो दौलत सिंह कोठारी थे। ध्यान रखिएगा, इसी आयोग ने यह सुझाव दिया था 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली है वो इन्होंने दी थी। इन्होंने ही कहा था कि शिक्षा मातृभाषा में दीजिएगा। त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला भी इन्होंने दिया। समाज सेवा, कार्य अनुभव और नैतिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। विज्ञान और गणित विषयों को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने की सिफारिश है वो इस आयोग के द्वारा की गई। अपनी रिपोर्ट को बनाने में निम्न में से किसने रूस और अमेरिका से विशेषज्ञ निमंत्रित किए थे? बताओ, कशो आयोग हो जो खुद की रिपोर्ट बना बताई, उस रिपोर्ट को बनाने के लिए उन्होंने इस क्षेत्र से, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए विदेशों से विशेषज्ञ बुलाए थे, अमेरिका से भी बुलाए थे और रशिया से भी बुलाए थे। वहां के शिक्षाविदों को आमंत्रित किया था अपनी रिपोर्ट को बनाने के लिए।
और वो आयोग कौन सा था? तो साहब वो आयोग कोठारी आयोग था। कौन सा आयोग है? कोठारी आयोग, 1964 से 1966। अच्छा प्रश्न है। कोठारी आयोग में 20 सदस्य थे। कितने? 20। जबकि यशपाल कमेटी में कितने सदस्य थे? तो उसमें 38 सदस्य थे। आयोग ने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, स्वीडन के 20 विदेशी सलाहकारों के एक पैनल से परामर्श लिया। वे शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञ थे अपने देश के। कोठारी आयोग ने 19 कार्य समूह या टास्क फोर्स भी थे। आयोग ने 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC चागला को अपनी रिपोर्ट है वो सौंपी थी। किस वर्ष संविधान में संशोधन कर शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय। किस वर्ष संविधान में संशोधन करके शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था? बताइएगा। नहीं आता कोई बात, नया प्रश्न था और मुझे लगा था कि इसको शामिल करना चाहिए क्लास के अंदर। ठीक है, शिक्षा है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत कब आया था? कौन सा संशोधन हुआ था? कि 1976 के अंदर। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 जो संशोधित हुआ था, उसके अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, ये तो पढ़ लिया था अपन ने, एक अध्यक्ष और 14 सदस्य रहेंगे। ठीक है, ये तो पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था अपन ने। ठीक है, मैया पाठशाला व्हाट्सएप चैनल से भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। RTA अधिनियम 2009 की कौन सी धारा बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध करती है? तो ये भी विगत जो प्रश्न थे उसमें आ चुका था कि बच्चे को आप ना तो पीट सकते हो, ना ही किसी प्रकार से उसको मानसिक रूप से उत्पीड़न है वो दे सकते हो। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि शिक्षक के हाथ से छड़ी छीन ली गई। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, शिक्षक के हाथ में छड़ी होना चाहिए। एक अनुशासित बच्चे को, अगर आपको एक अनुशासित बच्चे हैं वो आपको देखने हैं, अनुशासित बच्चे अगर आपको चाहिए तो छड़ी उसके हाथ में होनी बहुत जरूरी है। आपना बडेरा किया करे कि भय बिन प्रीत को नहीं, भय बिन प्रीत को नहीं। ठीक है, तो लेकिन RTA अधिनियम है और उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप बच्चे को किसी प्रकार से शारीरिक दंड नहीं दे सकते और ना ही उसका मानसिक उत्पीड़न कर सकते हो। ऐसा धारा 17 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। RTA एक्ट 2009 अध्याय 4 धारा 17। ठीक है, डर होना चाहिए। ठीक है, दंड तो नहीं देना चाहिए भी, छोटे छोटे बच्चे इनको क्या दंड देना है, कौन सा उत्पीड़न करना है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत भय होना बहुत जरूरी है। और वो भय कब रहेगा? जब शिक्षक के हाथ में छड़ी रहेगी। RTA अधिनियम 2009 की धारा 19 और 25 के अंतर्गत किए गए मान और मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो 1ली से 5वीं तक संचालित होता है और उसमें 130 विद्यार्थी नामांकित है तो उसे कितने अध्यापक प्रदान किए जाएंगे? अप्लाइड प्रश्न है, प्रश्न बहुत ईजी है। 1ली से 5वीं तक की स्कूल है और 1ली तक की 5वीं तक की स्कूल के अंदर ये कह रहे हैं कि भैया 130 बच्चे तो वहां कितने गुरुजी होंगे? 130 बच्चे तो वहां कितने गुरुजी होंगे? अनुपात क्या कह रहा है कि अगर 121 से 150 है तो कितने गुरुजी होंगे? 5 होंगे। यहां कितने? 130 है तो इसका मतलब कितने अध्यापक होने चाहिए? 5 अध्यापक होने चाहिए। बस 2009 की अनुसूची कह रही है कि 1ली से 5वीं के लिए 121 से 200 बालकों के नामांकन पर 5 न्यूनतम शिक्षकों का प्रावधान है। 150 से अधिक विद्यार्थी होने पर 5 अध्यापक और उसके साथ में क्या रहेगा? एक प्रधानाध्यापक रहेगा। 200 से अधिक विद्यार्थी होने पर छात्र शिक्षक अनुपात चेंज हो जाएगा, 40:1 हो जाएगा। ठीक है, जो प्राथमिक में पहले 30:1 था, अगर 200 से अधिक बालक है तो 40:1 रहेगा। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो 21 के अंदर है, ये तो पढ़ चुके हैं। 86वां संविधान संशोधन हुआ था और अनुच्छेद 21 जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार दे दिया गया, मूल अधिकार दिया गया। इसके साथ साथ में मूल कर्तव्य जो भाग 4 के अंदर है, अनुच्छेद 51 जोड़ दिया गया। 51 के अंदर है 11वां मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? अच्छा, कौन सा कथन सही नहीं है? भाग 17 है वो बच्चों की दंड से रक्षा करता है, ठीक है, ये तो सही है। भाग 14 है वो प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, ये भी ठीक है।
भाग 28 है वो शिक्षकों के निजी ट्यूशन है उस पर रोक लगाता है कि आप अपनी स्कूल के बच्चों को, स्कूल क्या, किसी भी स्कूल के बच्चों को आप क्या नहीं पढ़ा सकते हो, प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आप ट्यूशन है वो बच्चों को नहीं दे सकते। ध्यान रखिएगा, धारा 14 कह रही है कि आयु का सबूत नहीं है तो आप उस बच्चे को एडमिशन से मना नहीं कर सकते, एडमिशन से मना नहीं कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूं कि प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण की, तो प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण है ये अपने को कहां मिलता है, ये अपने को मिलता है धारा 13 के अंदर, धारा 13 के अंदर। तो 2 नंबर ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही है। धारा 14 कह रही है कि आयु के सबूत न होने पर आप प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते हो। प्रति व्यक्ति शुल्क जिसे कैपिटेशन फीस का बात करते हैं उसका निषेध अपने को कहां मिलता है, धारा 13 के अंदर। धारा 17 कह रही है कि शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न नहीं करोगे बच्चों का। धारा 21 के अंदर एसएमसी के गठन का बात की गई है। और धारा 28 इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, निजी ट्यूशन है उस पर क्या लगाती है, रोक लगाती है कि स्कूली बच्चों को आप निजी ट्यूशन नहीं दे सकते। गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों, गैर मान्यता प्राप्त यानी कि राजकीय मान्यता प्राप्त नहीं है विद्यालय, उनका प्रतिषेध है वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के अंदर है कि बिना राजकीय मान्यता के कोई भी विद्यालय संचालित नहीं हो सकता। 39 ही करके आना है, ठीक है। और पेपर बनाने वाला वो अपने क्षेत्र का विषय विशेषज्ञ है, वो ऑप्शन उसी हिसाब से देगा। प्रश्न को ढंग से, लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज से आपको पढ़ना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, ठीक है। हालांकि जहां विवाद की स्थितियां होती है ना, तो पेपर सेटर भी बचते हैं उन चीजों से, वो भी बचते हैं, ठीक है। क्योंकि आज भी कुछ पुरानी जो प्रमाणिक किताबें हैं उसमें 38 लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। और जिन्होंने नवीनतम संशोधन के तहत प्रकाशित कर दी वहां 39 धाराएं लिखी हुई है। बिना मान्यता के आप स्कूल संचालित नहीं कर सकते हो, ऐसा कहां लिखा हुआ है कि साहब धारा 18 में लिखा हुआ है कि बिना राजकीय मान्यता के आप कोई भी स्कूल है वो संचालित नहीं कर सकते हो। धारा 18 आपको ये स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी स्कूल है वो मान्यता प्रमाण पत्र के बिना स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में अध्यापकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें, तो धारा 23 के अंदर है, धारा 23 के अंदर है, ठीक है, धारा 23 के अंदर है। तो ये आज की इस क्लास के प्रश्न थे साथियों, और लगभग 39 प्रश्न है वो अपन ने आज की इस क्लास के अंदर किए हैं। बेहतरीन प्रश्न, मुख्यतः आरटी अधिनियम से संबंधित ये प्रश्न रहे थे। और अगली क्लास जो मैं कह रहा हूं कि संडे को अरेंज करूंगा एक शैक्षणिक परिदृश्य की, जिसमें एक बड़ी क्लास है वो आपके लिए रखने का प्रयास है। शेष टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे आपके इसके अंतर्गत, ठीक है। क्लास की पीडीएफ आपको मैया पाठशाला टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और किसी प्रकार का कोई संशय, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, यथा समय आपको उसका समाधान मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू।